वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन अपना जो लूसेंट का सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव वाला उसको कंटिन्यू करेंगे। और पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी। इससे रिलेटेड कुछ जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको वी विल डिस्कस एक एक करके। तो इससे पहले कि चैनल पे आप इस क्लास को शुरू करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि आर्टिकल वन में कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशंस विच फॉर्म द बेसिस फॉर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। कौन सा कमीशन है, इसका नाम बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शाह कमीशन। शाह कमीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। इंडिया को क्या बोला गया है आर्टिकल 1 में? जस्ट मैंने बताया, इंडिया को बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़। कितने हैं? तो आज के डेट में, ये तो पुराना है एक्चुअली, छपा हुआ पुराना है। आज के डेट में टोटल 8 हैं। ठीक है, 8 हैं टोटल। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन अभी के डेट में 8 हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। काफ़ी चेंज हुआ। यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK बना, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और यूनियन JNK और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना। तो इसके बनने के बाद टोटल 9 हो गए थे, लेकिन दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। तो अभी टोटल हो गए हैं 8। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द टाउन डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन। NCR में नहीं आता है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मथुरा। बाकी सब आते हैं, पानीपत, रोहतक, खुर्जा, ये सब NCR में आते हैं। बाकी मथुरा जो है, मथुरा नहीं आता। मथुरा जो है आगरा में आता है। आगरा कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में, और आगरा के पास पड़ता है ये जगह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का मतलब ये है कि 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है, पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट। करेक्ट आंसर बी, 6 का बी, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर। किस आर्टिकल के अमेंडमेंट के द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया था? तो ये बनाया गया था अमेंडमेंट नंबर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को इंडिया का इंटीग्रल मतलब क्या भिन्न अंग बना दिया गया था। नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं और करेक्ट जो है वो बताना है। क्वेश्चन कहता है द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ। किसका कंसेंट चाहिए? तो करेक्ट आंसर है इसका लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, तीनों का कंसेंट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन देयर और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाई। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बाई सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। सबसे लास्ट में कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर है डी, पंजाब सबसे लास्ट में बना है। सबसे पहला बना था गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव फॉर्म्ड एन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला फॉर्म होने वाला स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। 1953 में बन गया था ये। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू। ये बंदे ने फास्ट रखा था और फास्ट रखते रखते इनका देहांत हो गया था और आंध्रा मूवमेंट चला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1953 में सबसे पहला लैंग्वेज के बेसिस पे बना था ये।
What is the correct chronological order in which the following states of Indian Union were created or granted full statehood? तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में? तो आज के डेट में टोटल जो है 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें 7 दिया है लेकिन अभी 8 हो गए हैं, तो खैर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी करके बी लगा देना। नेक्स्ट है द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट। नया स्टेट बनाने का पावर किसके हाथ में होता है? क्या वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, पार्लियामेंट। नया स्टेट जो अगर बनाना हो तो वो बना सकता है पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स और स्टेट विच ऑफ देम इज आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट चुनना है इनमें से। पहला है द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू रिसीड। मतलब कि इंडियन स्टेट जो है ना भारत से अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कल को उत्तर प्रदेश बोले कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं तो खुद एक कंट्री हूँ, तो ये रिसीड करने का पावर नहीं है, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अदरवाइज फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाता। तो करेक्ट आंसर है ये, सही है, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट है द एस.के. धर कमीशन प्रीफर्ड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये भी सही है। नेक्स्ट है द कांग्रेस कमिटी अंडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इसको कहते हैं ये बनी थी। ठीक है, डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर देखिए, अरेंज करना है आपको फॉलोइंग इंडियन स्टेट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन इन द एट द एंड। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा बना था, उसके बाद ऐसे करके आपको लगाना है। तो इन सब में सबसे लास्ट में तो झारखंड बना था। तो 3 नंबर सबसे अंतिम में कहाँ है? एक तो बी में है और एक डी में है, तो ए और सी आउट कर दो। सबसे बाद में झारखंड हो गया। सिक्किम कब बना था? छत्तीसगढ़, और ये सब आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। सबसे पहले सिक्किम, फिर बना था अरुणाचल प्रदेश, फिर बना था छत्तीसगढ़, और लास्ट में झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड लगभग आसपास ही बने थे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन। अभी मैंने बताया था कि पोट्टी सीतारामलू, श्री रामलू का एक मूवमेंट चला था, आंध्रा मूवमेंट कहते हैं। फास्ट बहुत दिनों तक रखा था उन्होंने, और फास्ट से ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी, और फाइनली 1953 में आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली हैज़ बिकम नेशनल कैपिटल टेरिटरी। NCR कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बना था ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर क्रिएटेड आफ्टर 1960। ठीक है, ये सब स्टेट जो है 1960 के बाद क्रिएट किए गए हैं। अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, सबसे पहले जो बना है उसको आपको रखना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बना था नागालैंड, फिर बना था हरियाणा, फिर बना था आपका मेघालय, और लास्ट में बना था सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। उत्तराखंड कब बन के तैयार हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 का नवंबर 9, 2000 को। नवंबर 9, 2000 को उत्तराखंड बन गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी नहीं है। लक्षद्वीप तो बिल्कुल है, दादर एंड नागर हवेली भी है, चंडीगढ़ भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गोवा एक स्टेट है। ठीक है,
इन विच ईयर वाज स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म्ड? करेक्ट आंसर है सी 2000। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, बाकी सब यूनियन टेरिटरी है। द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड इन, कब हुआ था एनसीआर का मास्टर प्लान, कब तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका 1962 में, सॉरी 1962 में, यस करेक्ट आंसर है 1962। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एज फुल स्टेट ऑफ द यूनियन इंडियन यूनियन? इसका सही आंसर है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ए। तो दोस्तों ये 25 सवाल थे जो कि यूनियन और उससे टेरिटरी से रिलेटेड थे। अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप को। ठीक है, सिटीजनशिप के कुछ सवाल हैं उसको देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं ये, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया? कौन रेगुलेट कर सकता है? पावर जो भी सिटीजनशिप के हैं उसको रेगुलेट करने का पावर है पार्लियामेंट को, बाकी किसी को नहीं है, यूनियन कैबिनेट को भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है और लॉ कमीशन को भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ व्हाट सब्जेक्ट डू आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? तो ये डील करता है सिटीजनशिप में, पार्ट 2 में आता है ये, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन? तो अभी मैंने बताया पार्ट 2 में ये सब मेंशन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया? वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, सही है। ईदर ऑफ हुज पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये भी सही है। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years? तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईदर 1, 2 और 3, इनमें से कोई सा भी एक अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइन टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी आधार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार। ये 2009 में पूछा गया सवाल है, उस समय आधार जस्ट बन रहा था। आधार इज ए प्रोग्राम, किस चीज़ का प्रोग्राम है? टू हेल्प सीनियर सिटीजन, गलत। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एडोलेसेंट, गलत। टू ट्रेन पीपल फॉर सोशल डिफेंस, गलत। टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट इज द राइट आंसर। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए। करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए में जो सिटीजनशिप है वो डुअल है, इंडिया में सिंगल है, कनाडा में सिंगल है और ऑस्ट्रेलिया में भी सिंगल है। यूएसए में डुअल किस हिसाब से मैं बताता हूँ। यूएसए क्या है, 50 स्टेट्स से मिलकर एक फेडरेशन बना है, फेडरल स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट भी है वहाँ पे। हर बंदा अपने स्टेट का सिटीजन तो है ही, साथ में देश का भी सिटीजन है। तो 2 सिटीजन वहाँ पे होते हैं बंदे, एक तो अपना स्टेट का सिटीजन, फिर अपना पूरा नेशन का सिटीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, डुअल सिटीजनशिप इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहें और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 में आता है, तो है ये फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये। राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये एक डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है ये, फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? तो कोर्ट जो है ना रिट जारी करता है। रिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, एक मैंडामस है, एक सर्टियोरी है, एक प्रोहिबिशन है और एक सो वारंटो है। ठीक है, ये सब रिट्स हैं जो कि कोर्ट इशू करता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट विच फ्रॉम
द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट इनुमरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी ए फंडामेंटल राइट? बताइए कौन सा है ये? राइट टू प्राइवेसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी हमारे आर्टिकल 17 का पार्ट है, पहले से ही मेंशन है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आर्टिकल 19 में आता है। तो ये तीनों तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो है ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवाइसेज किया था, आर्टिकुलेट किया था, और ये राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ। ठीक है, इसके अंडर ही राइट टू प्राइवेसी आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉड टू गेट एन ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी क्वेस्ट? तो कौन सा ये है? ये इसका सही आंसर है सो वारंटो। सो वारंटो क्या होता है? सो वारंटो ये होता है कि मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, किसी बंदे ने कोई एक्शन लिया, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी पे आपने ये एक्शन लिया है। ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी यू हैव टेकन दिस एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चेक कर सकती है, दैट इज कॉल्ड सो वारंटो। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट इनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट टू बी ए फंडामेंटल राइट। अगेन वैसा ही सवाल है, जस्ट अभी हमने डील किया था इसको। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये एक जो है ना, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और राइट टू परमानेंट हाउसिंग जो है ये एक ऐसा राइट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकुलेट किया है, और ये कहा गया है कि राइट टू लाइफ एक महज एक ऐसा राइट टू लाइफ जो है ना, ये छोटा मोटा राइट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को परमानेंट हाउसिंग होना उसके लाइफ को असर करेगा, किसी व्यक्ति को सफिशिएंट काम मिलना वो भी उसके लाइफ को असर करेगा। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवाइसेज किया हुआ, आर्टिकुलेट किया गया पॉइंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज। सिविल इक्वालिटी से आपका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बोला था बी आर अम्बेडकर ने, ये बोला था बी आर अम्बेडकर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि जब भी कोई कोर्ट ये रिट जारी करता है, हैबियस कॉर्पस मतलब इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ। मान लीजिए किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो उस केस में बोला जाएगा कि आप मुझे बॉडी दीजिए, मतलब आप मुझे उस बंदे को मेरे सामने पेश कीजिए। तो हैबियस कॉर्पस जो है फंडामेंटल राइट के केस में ये जारी किया जाता है एज ए रिट किसी भी कोर्ट के द्वारा, और इसको कहा जाता है कि ये बुलवॉक है पर्सनल फ्रीडम का। नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ? किसके रूल में राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था? तो ये थी नन अदर देन, ये थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय में ही राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। कई लोगों को डाउट रहता है कि इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, नहीं, ये मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में ही इसको रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलिटिकल राइट से आपका क्या मतलब है? इसमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल राइट नहीं बनता है? राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है, राइट टू लाइफ एक पॉलिटिकल राइट नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एक पॉलिटिकल राइट है। राइट टू लॉज कंप्लेन विथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ये भी एक पॉलिटिकल राइट है, लेकिन राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी, 10 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज फंडामेंटल राइट? तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया 44वां संशोधन ला के।
44 संशोधन लाके इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300, ठीक है, 301 में है आई थिंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनोमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिकॉज यही जो है इसी के पास आप अपील लेके जाते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है कि आपको इन्फोर्स करवाएगा। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाकर वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 जो है वो डील करता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पार्ट 3। नेक्स्ट देखेंगे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अभी जस्ट मैंने बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू, किसको नहीं दिया जाता है। बैंकरप्ट पर्सन को बिल्कुल दिया जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। एलियंस को, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज़ को भी दिया जाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। पॉलिटिकल सफरर्स को भी नहीं दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर है एलियंस। एलियंस वैसे होते हैं जो कि अपने देश के नहीं होते और दुश्मन देश के होते हैं, तो उनको जो है फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 15 का डी आंसर दे रहा है, 15 का डी आंसर होगा। पॉलिटिकल सफरर्स को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। गार्जियन का मतलब ये है कि यही इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट ना हो, अगर हो रहा है तो उसको इन्फोर्स भी करवाने का काम इसी का है। नेक्स्ट है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और लिस्ट 2 में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन सा आर्टिकल कौन से फंडामेंटल राइट्स को बिलोंग करता है ये आपको मैच करना है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों आर्टिकल 14 में आता है। आर्टिकल 22 क्या है, ये राइट ऑफ पर्सन अंडर डिटेंशन। एक व्यक्ति को अगर डिटेंशन किया जाता है तो उसको बताना पड़ेगा कि चार्जेस क्या है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो डिफेंड कर सके, ये सब राइट है एक डिटेनी के। तो डिटेंशन वाले पर्सन के राइट्स जो है आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 25 में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। तो सारे मैच्ड हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट का कौन सा पार्ट है आपको देखना है, मिलान कर देना है। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये सही बात है, ये आर्टिकल 23 में आता है ये, तो ये तो है एक फंडामेंटल राइट। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री आर्टिकल 24 में आता है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में आता है। तो तीनों फंडामेंटल राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये तीनों हैं फंडामेंटल राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 में आता है, तो ये तो नहीं होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आता है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, 23-24 में इंश्योर किया जाता है इसको। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, सॉरी, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। और नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। सिटीजन इज फ्री टू लिबर्टी ऑफ हिज एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो ये तो सही है। टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म, ये भी सही है। टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी सही है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ये भी सही है। टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड्स इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। ई जो है, ई गलत है इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में आया था, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो ये किया गया था चिल्ड्रेन जिनका एज 6 से 14 साल के बीच में था, इनके लिए ये लाया गया था कि भाई सबको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, स्पेशली जो 6 से 14 के बीच वाले हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, वन लेवल एसर्शन, दूसरा रीजन, और उसमें आपको देखना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। एसर्शन क्या कहता है, द राइट टू प्रॉपर्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट बट इट कंटिन्यूज एग्जिस्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये तो सही है। 44th अमेंडमेंट डिलीटेड आर्टिकल 19F दैट इज फंडामेंटल राइट एंड 31 फ्रॉम पार्ट 3 एंड एडेड ए न्यू आर्टिकल 300A इन पार्ट 7। एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 23 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या है, इज अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। 24 का हो जाएगा, इज इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना एक इम्प्लाइड राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से निकाला गया है, आर्टिकल 19 में ये है। ठीक है, अलग से कहीं मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको देखना है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। ए पर्सन वाज डिटेन्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज वाइल गोइंग फॉर कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये एक वायलेशन है, बिल्कुल वायलेशन है ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट का नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। ए सिविलियन वाज किल्ड बाय आर्मी वाइल अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो इसका सही आंसर जो होगा 25 का, बोथ 1 and 2 दोनों वायलेशन है ह्यूमन राइट का। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट इज in the Constitution of India cannot be amended, can be amended by simple majority in the parliament, can be amended by 2/3 majority in the parliament, can be amended by 2/3 majority of the parliament members present and voting in the parliament and ratified by a state of the legislature। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 26 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है अमेंडमेंट, बट 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, और इसको रेटिफाई करना पड़ेगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक रिट है हैबियस कॉर्पस, ये अवेलेबल होता है किसके लिए, ठीक है, किस लिए यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का, फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी ऑफ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। मैंने बोला था ना, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कोई बंदा अगर किसी बंदे को इलीगली कस्टडी में रख लेता है या फिर अनलॉफुली डिटेन कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करती है कि भाई उसकी बॉडी दो मुझे, उस बंदे को मेरे पास भेजो। नेक्स्ट है 28 नंबर, दो स्टेटमेंट है, आपको सही चुनना है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स वेयर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी वाले को, तो अभी जो है 6 बच गए हैं।
नेक्स्ट है तो बाई 44th अमेंडमेंट द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट इज मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट इन 1978-79 डिलीटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ये सही बात है, तो करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट है, सी सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 28 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज, क्यों फंडामेंटल हैं? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दे कैन सस्पेंडेड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दे आर इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट, बिकॉज दे कैन नॉट बी अमेंडेड। तो दे कैन बी अमेंडमेंट, तो 4 नंबर तो ऐसे ही आउट हो गया। दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही है। तो 4 नंबर जहाँ है ये दोनों गलत कर दो, 1 नंबर नहीं है उसको भी गलत कर दो, आपको सही आंसर मिल जाएगा डी। 29 का मिल जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, किससे संबंधित है? तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर करना है आपको इन स्टेटमेंट को, फिर सही आंसर तक पहुंचना है। द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफिस एक्सेप्ट for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence। सही बात है ये तो। The Article 21 of the Constitution of India states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। ये भी सही है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रिपीट हो गया, एक बार और मैंने बताया था इसको आपको। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड अंडर RTI एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये, 2005 में इसको इन्फोर्स किया गया था। तो RTI में क्या प्रोवाइड किया जा सकता है? इंफॉर्मेशन लीडिंग टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, क्या प्रोवाइड किया जा सकता है? नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्क्लोजर दैट मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी नहीं दिया जा सकता। कंडीशनल डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं दिया जा सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैबिनेट पेपर्स रिगार्डिंग डिलीब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दिया जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का बी, राइट टू एजुकेशन। ये एक ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स, तो ये 12 से लेकर 35 के बीच में आता है, पार्ट 3 में आता है, ठीक है। पार्ट 3 12 से लेकर 35 तक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेसिकली दोनों को दिया गया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 35 का डी। 36 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है पूछा है। राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है आज के डेट में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बिकॉज इसको 44वां संशोधन ला के ख़त्म कर दिया गया था, तो सही आंसर है सी, बिकॉज नॉट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं A writ used by judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within the stipulated power is called, तो ये दिया जाता है मैंडामस, मैंडामस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडामस, कि भाई काम कर लो, ये तुम्हारा काम तो तुमने किया नहीं है। नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर इंक्लूडेड, क्या क्या इसमें आता है? राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन आता है बिल्कुल, राइट टू द सिख टू वियर एंड कैरी कृपान, ये भी आता है। राइट ऑफ स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स, ये भी आता है। क्या नहीं आता फिर? राइट ऑफ रिलीजियस बॉडीज़ टू सिक्योर कन्वर्जन ऑफ पीपल टू देयर ओन फेथ, ये नहीं आता, कन्वर्जन आप नहीं करा सकते।
है ना। आप प्रोपोगेट कर सकते हो बट कन्वर्जन कराना सही नहीं है, ये राइट नहीं है आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है। 39th देखिए, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि भाई कोई भी बंदा जो 14 साल से नीचे का है वो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है राइट दिए गए हैं, जो भी कॉन्विक्ट हैं उसके कुछ राइट होते हैं, तो उसमें ये आता है। करेक्ट आंसर हो गया ए। 41 नंबर देख लीजिए, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। कई बार बता दिया मैंने, आर्टिकल 44वें के द्वारा ख़त्म किया गया था। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी थी उस समय सरकार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस। ये करती है आर्टिकल 19 अंडर द राइट टू एक्सप्रेशन के तहत ये इन्फोर्स किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 19 1D। रीड विद द आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है इसका राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 1D में, और ये इसको रीड किया जाता है आर्टिकल 21 के द्वारा। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, अब ये एक फंडामेंटल राइट बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 44 क्वेश्चन देख लिया हमने, 45वां देखते हैं। कंसीडर करना है आपको कुछ स्टेटमेंट को अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट करना है वन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशली एग्जेम्प्टेड और स्पेशली एग्जेम्प्टेड। इसका करेक्ट आंसर है एन अप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट। अब ये लीगल राइट बना दिया गया, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के अंदर, ख़त्म करके इसको 300A में डाल दिया गया है। 300A एक फंडामेंटल राइट ख़त्म करके लीगल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन। कौन सा नहीं है फॉरेन सिटीजन के लिए। तो करेक्ट आंसर है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये नहीं है, बाकी सारा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी अवेलेबल है, बस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्री का बंदा आके कुछ भी बोल सोल के चला जाए, वो अपने देश में बोल सकता है, हमारे देश में नहीं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो दो राइट नहीं की जाती हैं सस्पेंड, एक तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये नहीं सस्पेंड किया जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 48 का बी। बाकी सब किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इसका सही आंसर है सर्टियोरी। सर्टियोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉमन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बताइए, क्या वो म्यूचुअल डिस्प्यूट एमंग स्टेट है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट है, या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। एक कॉमन राइट है दोनों के बीच में, कॉमन ज्यूरिडिक्शन में आता है। सुप्रीम कोर्ट भी इंश्योर कर सकती है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, और हाई कोर्ट भी कर सकती है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21 ए प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट लाके, 86th अमेंडमेंट एक्ट लाके ये किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, ये कहा गया फंडामेंटल राइट को, आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है, किसे कहा गया है 52 का, सॉरी, संविधान की आत्मा कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32 को। यूपीपीसीएस का सवाल है। राइट टू इक्वालिटी
finds a place in the constitution under article 14 right to equality. ठीक है, 53 का हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 में भी है, आर्टिकल 15 में भी है और आर्टिकल 16 में भी है, अलग अलग पैरेलल्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी 2, 3 and 4। Which of the following articles of Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matters relating to public employment? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54 का आर्टिकल 16(1) and 16(2). Which one among the following pairs of articles relating to fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of emergency अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, सही आंसर बताइए। 55 का ये हो जाएगा आर्टिकल 20 and 21। विच प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? करेक्ट आंसर आर्टिकल 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये 3-4 स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट चुनना है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 has advocated the inclusion of the fundamental right in the constitution of India। ये बिल्कुल सही है, ये सही है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन कोर्ट? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टियोररी। द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी? करेक्ट आंसर है पारसी। बाकी सबको हिंदू ही माना जाता है, बुद्धिस्ट, सिख और जैन को हिंदू में ही रखा गया है, बाकी पारसी को नहीं रखा गया। द 44th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट? तो प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था। आर्टिकल 31 में ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44वां संशोधन लाकर इसको ख़त्म कर दिया गया, जनता सरकार थी। Which of the following rights does Indian Constitution does not guarantee? कौन सा राइट जो है नहीं गारंटी किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? राइट ऑफ इक्वल होम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राइट टू इक्वल होम कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर देखते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट एम्स टू, किस लिए लाया गया था? इसका एम क्या है? क्या वो सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, या फिर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक बाय ए पर्सन हु हैज़ गॉट द इन्फॉर्मेशन? ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक प्लेस, ये भी नहीं है। सिक्योर इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस फ्रॉम कल्प्रिट्स, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 62 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक फंडामेंटल राइट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक डीपीएसपी में आता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा बिकॉज नॉट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? तो दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ऑलरेडी किया हुआ सवाल है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इसको कवर करते हैं ऐसे ही। कंसीडर करना आपको स्टेटमेंट्स को, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से सही को चुनना है। इंक्रीजेस पीपल, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज इट इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू पीपल, ये भी सही है। मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, पता नहीं। मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ये तो सही है। 1, 2, 4 तो सही है, 3 का पता नहीं, बिकॉज 3 का ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 65 का आंसर दे रहा है सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के द्वारा राइट टू इक्वालिटी को गारंटी किया गया है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है और ये जो है हार्ट और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है दोस्तों। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स है और लिस्ट 2 में जो है प्रोविजंस है, उससे रिलेटेड देख लेते हैं एक बार। 16(2) में क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट, ये सही है। 29(2) क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ये भी सही है। 30(1) जो है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये भी सही है। तो सारे मैच्ड हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर देख लीजिए। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है एक्सक्लूसिव राइट है चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन, कौन इसके चेयरमैन बन सकते हैं? या तो वो कोई ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। सी 71 का सी। 72 देखते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन द कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। 73 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टियोररी। 74 नंबर देखिए, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द राइट टू मूव टू ए कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट बताइए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। 75 नंबर देख लीजिए, फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया बोला गया है, तो ये है आर्टिकल 19, करेक्ट आंसर है ये। तो ये भी खत्म होता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। अगले वीडियो में देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।